So hello guys, today I will be showing what's going around here. First of all, as we all know कि CJP क्या है ये कांग्रेस कॉर्पोरेट जनता, ये एक जेंसी पार्टी है जिसका मेन डिमांड है कि रिफॉर्म्स आए सिस्टम में. वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म्स इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन. इसी से जुड़ता हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर से जुड़ता हुआ ही आजकल एक और मीडिया में चल रहा है CBSE का रो चल रहा है, जिसमें एक स्टूडेंट है, उन्होंने एग्ज़ाम कॉपी मंगाई और उसकी बजाय उनको किसी दूसरे की किताब मिल गई थी. अभी उसके लिए उन्होंने ट्वीट किया, प्रूफ दिए, बट पब्लिक ने उसे एंटी सोशल बना दिया, एंटी सोशल, एंटी नेशनल और वाट एवर. डोंट नो इसके पीछे की फोर्स क्या थी, बट सबको पता है कि अपने देश में क्या चलता है. इफ़ देयर एनीथिंग कम्स, देयर मस्ट बी समथिंग बिटवीन देम, और देयर मे बी सम फोर्सेस जो उसकी अगेंस्ट होगी, और कुछ होंगी फोर्सेस जो उसके साथ लड़ेंगी, लेकिन एट द एंड पिसने वाला वही आदमी रहेगा. मुझे लगता नहीं कि उसका कुछ होने वाला है. होगा भी तो समझो कि एक तो माइंड में स्ट्रेस कितना आया होगा उसका, पेरेंट्स के ऊपर क्या आ रहा होगा, मीडिया, नेबर्स, मोर इम्पोर्टेंटली टाइम. जितना टाइम वो अपना किसी प्रिपरेशन में लगा सकता था, फर्दर स्टडीज़ के लिए लगा सकता था, आज वो बेचारा लड़ रहा है, फाइटिंग द सिस्टम. नीट रो तो नॉर्मल है, मतलब इट्स नाउ नॉर्मल नाउ इन इंडिया. आई मीन मैंने मैंने ब्लॉग पढ़ा था, एक बहुत ही अच्छे ऑथर है, मतलब काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं. उन्होंने लिखी ये बात है कि CA और UPSC का एग्ज़ाम लीक क्यों नहीं होता. इसका उन्होंने रीज़न ये बताया कि इनमें मल्टीपल लेवल्स है, प्लस आपको अगर सिस्टम रिग करना है तो आपको मल्टीपल सोर्सेस लगेंगे, और फिर भी 100% गारंटी नहीं है. प्लस अगर मैं CA की बात करूं तो CA इज़ अ 3 स्टेज कोर्स, एंड ये 100% गारंटी नहीं देता गवर्नमेंट जॉब, बराबर. तो इनमें इंसेंटिव नहीं है. वहीं अगर नीट UG, अगर आप डॉक्टर बनते हो, गवर्नमेंट कॉलेज से पास करके आप डॉक्टर बनते हो, हाई चांसेस है कि आप एक गवर्नमेंट डॉक्टर होंगे. हेंस स्टेक आर हाई, लाइक वेरी हाई. लेट्स टॉक अबाउट द प्रीलिम्स एग्ज़ाम. मैंने भी दिया था एग्ज़ाम, लाइक आई डू हैव अटेम्प्टेड. आई मीन
फर्स्ट टाइम था, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम. learned quite a lot. बट ये मेरे बारे में नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ. आई थिंक रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड. पेपर वॉज मोर लॉजिकल एंड ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इट शुड बी लाइक दिस. बट arbitration now, arbitration, assumption, open ended, वही सेम मीनिंग ही हुआ सबका नाउ, बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्टिव पेपर. अगर जैसे आपके हिसाब से ए आंसर सही है, बट किसी ने कुछ और assumptions लगा के उसको लॉजिकली सॉल्व किया तो उसकी वजह से बी आंसर हुआ. और मान लो यूपीएससी का जो आंसर किया है उसने सी बोला, तो कौन गलत है कौन सही है. लाइक मैंने खुद घर पे आके एक आधा क्वेश्चन मैंने चेक किए थे. फॉरम आईएएस का मैंने आंसर की चेक किया, तो जो गलत थे, रॉन्ग जो थे मेरे, वो मैंने चैट जीपीटी, जेमिनाई से पूछा मैंने. तो जो ये रॉन्ग है वो यहाँ राइट आ रहा है, यहाँ रॉन्ग आ रहा है. कुछ यहाँ अगर राइट है यहाँ पर भी राइट है, यहाँ पर रॉन्ग है. कुछ यहाँ पर राइट है, यहाँ रॉन्ग है, यहाँ राइट है. और ये बहुत ही ज़्यादा सी सेट में था. सी सेट लाइक बस टू मच. हिंस रिफॉर्म्स इफ आई से इज देर आर मैनी पोस्ट्स. Like if I say correctly now, 18 posts are there in the UPSC. Like a common one in IAS, IPS, IRS, then IFS, IOFS, Indian Foreign Service, and then many more. I mean, जो generic syllabus for newbies are history, ecology, geography, economics, फलाना current affairs and IR and various other schemes. Basically open-ended, no structured. I just want to know, ठीक है, IAS IPS के लिए इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग समाज में रहेंगे, समाज में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं. उठना बैठना, हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्या थी उनकी हिस्ट्री, तो वो दे विल बी बेटर इन द फील्ड. बट जैसे कुछ सर्विसेज हैं, जैसे इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉस्ट अकाउंट, लाइक इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस. अब ये अकाउंट सर्विस है, इसका मेरे हिसाब से हिस्ट्री से तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. अभी वो प्लासी की लड़ाई कब हुई, बक्सर की लड़ाई कब हुई, कब सॉल्ट आंदोलन चालू हुआ, बरदौली सत्याग्रह कब हुआ, वो इसके प्रोफेशन से फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा. देयर आर वेरियस पोस्ट और कोर्स, देयर आर वेरी कोर्सेज एक्चुअली. लाइक basic one is standard one is BCom. I think these guy should be eligible for this only. But इससे क्या होगा? पहली बात तो जितना मुझे पता है, ट्रेनिंग होती है, उसमें उनका सेपरेट एग्ज़ाम होता है जो उनके ही फील्ड का होता है. जैसे अगर डिफेंस अकाउंट है तो बेसिकली उनसे क्वेश्चन से पूछेंगे. तो यही चीज़ पहले क्यों नहीं करवा सकते? ट्रेनिंग में खर्चा क्यों करना है? वही जो ट्रेनिंग हमारी 1 साल की अगर हो रही है, कट शॉर्ट करके 6 महीने करो, उसमें बेसिक चीज़ें बताओ, एथिक्स बताओ. आजकल केसेस कितने बढ़ते आ रहे हैं, केसेस कितने बढ़ रहे हैं एथिक्स के लेके. एथिक्स सिर्फ आजकल बुक्स में रह गए हैं. मेरे हिसाब से तो
यही होना चाहिए, IAS, IPS, IRS, सॉरी नॉट IRS, IFS, फॉरेन सर्विस। बट आई थिंक इनके लिए सिलेबस ठीक है, सिलेबस इज़ ओके, एंड इनके लिए ही बना ही है। वो तो बाकी जो सर्विसेज होती हैं ग्रुप ए की सर्विस होती है इंक्लूडिंग फॉरेन सर्विस, उनके लिए मेरे को नहीं लगता कि इनको ये सब पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अभी एक और जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ, जैसे एक पोस्ट का नाम बताता हूँ, आई थिंक इट्स समथिंग रिलेटेड टू द कस्टम, हाँ या इट्स पार्ट ऑफ IRS कस्टम। अभी ये कस्टम वाला बंदा है, ठीक है, इसको मान लो एग्जाम्पल इनका बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, ये जान के इसको क्या मिलेगा, मतलब क्या ये कस्टम वाला ये अगर समझ लेगा तो क्या ये बहुत अच्छा काम करेगा, अच्छी पॉलिसीज़ बनेगा? नहीं हो कर सकता। वही चीज़ अगर मैं IAS को बोलूँ या IPS को बोलूँ, यस उनको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मान लो इनकी अगर पोस्टिंग जहाँ बृहदेश्वर टेम्पल है वहाँ हो, मेरे हिसाब से बृहदेश्वर टेम्पल राजा ने बनाया था, राजा ने बनाया था। तो अगर इनकी पोस्टिंग इसकी जगह पे है तो इनको जानना ज़रूरी है कि वहाँ के लोग कैसे थे, हिस्ट्री कैसी थी, तब भी वो लोग बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो इनके लिए परफेक्ट है, लेकिन इसके लिए तो नहीं। तो आई थिंक रिफॉर्म्स उसका चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ, जैसे PM ने अपील की है कि फ्यूल कट करो, तो क्यों हुआ है फ्यूल कट करने का? इस पर ना थोड़ा सा अगर हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अभी एक स्कीम आई थी PM उज्ज्वला योजना। इसके अंदर क्या था कि सिलेंडर जो थे वो गांव के लोग, गांव की जो महिलाएं थी उनको फ्री में दिया, बराबर। ये क्यों दिया था उनको? क्योंकि उनका मैनिफेस्टो में भी था BJP के कि हम लोग महिलाओं को जो चूल्हा चौकी करते हैं उनको थोड़ा आज़ाद करना चाहते हैं, सिलेंडर पे लेके आना चाहते हैं जो सेफ़ है और सिक्योर है। स्कीम का नेचर वॉज एक्सेलेंट मेरे हिसाब से, बट ये शॉर्ट साइटेड था। जब when you know you import more than 80% of your LPG from outside, and that too from Middle East, तो क्या करना सही था? क्या पहले जो बायो CNGs, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए था? अगर इन पे हम लोग पहले ध्यान देते, आज हमारे पास कैपेसिटी होती, तो जो एक्स्ट्रा बर्डन आज हम जो फेस कर रहे हैं ड्यू टू सरप्लस अमाउंट ऑफ पीपल हैव जॉइंड ड्यू टू दी उज्ज्वला योजना, वो आज हम नहीं फेस कर रहे। दूसरा, इससे एक और फ़ायदा होता, हमारा फॉरेक्स बचता। आज फॉरेक्स भी डिप्लीट हो रहा है। यही रीज़न है कि PM मोदी ने बोला है कि फ्यूल कट करो, गोल्ड बर्न करो, क्योंकि हम गोल्ड सारा बाहर से मंगाते हैं, गोल्ड इंडिया में बहुत कम होता है, सबको पता है। दूसरा, जो एक मैन्युफैक्चरिंग हमारा जो मिशन था मेक इन इंडिया, वो भी एवरेज ही रहा है, अचीव नहीं कर पाए जो उनके मेन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था कि 25% तक का GDP कवर करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। आज आई थिंक वो 16 to 18% के बीच में होवर कर रहा है आज भी, और पहले भी इतना ही करता था। इस पे मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी इकोनॉमिक सर्वे में, तो उन्होंने क्या बोला कि ये एक्चुअली में 16 to 18% इसीलिए है क्योंकि हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो सस्ता हो रहा है, इनपुट कॉस्ट गोइंग डाउन, तो इसीलिए जो हमारी वैल्यू इम्पैक्ट है वो कम दिख रहा है।
बट फिर हम ये कह सकते हैं क्या कि जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव 25% का बनाया था वो सुपरफिशियल था? हम लोग कर क्या रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे देश में आजकल के टाइम पे। अभी एक बहुत ही मतलब बहुत ही माइन्यूट थिंग अपने देश में चल रही है जो मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग नहीं जानते और ना ज़्यादा लोग इसकी बात भी कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड हीट वेव। हीट वेव के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पब्लिक में गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोगों ने एसी कूलर रूम बना दिए हैं, उधर जाके बैठो, लेकिन ये इसका परमानेंट सलूशन नहीं है। अभी मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि एलगी कैप्सूल्स लगाए हैं जिससे कि वो 25 टाइम्स ऑक्सीजन जनरेट करेंगे जो एक ट्री करेगा, लेकिन वो कैप्सूल्स हैं, उसे शेड नहीं मिलती, अच्छा टेम्परेचर डाउन नहीं होता, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और वो प्रोसेस बहुत लंबा है, लेंथी प्रोसेस है और गारंटी नहीं है। दूसरा, ये जो ऑब्जर्व करेंगे इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो भी तो कर रहे हैं। नेट ज़ीरो 2070 गोल है अपना, हम नहीं अचीव कर पाएंगे ऐसे। लखनऊ की बात करूँ मैं, लखनऊ में 3 मूर्तिज़ का शिलान्यास हुआ था, अगर जितना मुझे याद आ रहा है वो संप्रात इट वॉज ऑफ द अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड देयर वाज वन मोर गाय। मैं उनके यहाँ पर गया था देखने के लिए। वो जो पार्क बना है ना, वो बहुत ही मैसिव एरिया बना है, लिटरली गिन के यहाँ पर 50 पेड़ भी नहीं होंगे। पूरा सीमेंट, पूरा फर्श बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से, और इतना बड़ा एरिया है वो, और उसको पार्क बोलते हैं। वहीं अगर ठीक है एक मूर्ति यहाँ बना दी, एक मूर्ति यहाँ बना दी, एक मूर्ति यहाँ बना दी, आसपास का ठीक है एरिया ऑडिटोरियम जैसा बना दिया, लेकिन भाई यहाँ पेड़ तो लगाते, पेड़ लगाते, थोड़ा सा गार्डन जैसा बनाते तो थोड़ा ढंग का भी लगता है। मैं इसी का एक और उदाहरण देता हूँ। लखनऊ में ही एक पार्क है जनेश्वर मिश्र पार्क, अगर इसके बारे में देखोगे ना यूट्यूब पे भी, तो अगर मैं आपको यूट्यूब पे भी इसको गूगल पे अगर मैं दिखाऊं तो जनेश्वर मिश्र पार्क, तो अगर जनेश्वर मिश्र पार्क के बारे में देखोगे तो देखो ये ऐसा है, सुन, ये देखो एक ये वाला ये मूर्ति देखो आप, इसमें तो नहीं दिख रहा, मैं मैप में दिखाता हूँ। मैप, ये देखिए ये पार्क है जनेश्वर मिश्र पार्क, ठीक है। यहाँ देखिए कितनी हरियाली है, और यहाँ पर भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मूर्ति नहीं है यहाँ पर। मैं अगर आपको बताऊँ तो गेट नंबर 1 के जब सीधा ही यहाँ पर आएंगे तो एक मूर्ति है, ये स्टैचू ऑफ जनेश्वर मिश्र। लेकिन यहाँ हरियाली देख रहे हो, यहाँ इंसान आपको शाम को 4 बजे जाके आराम से बैठ सकता है, थोड़ा अपना इन्जॉय कर सकता है लाइफ वगैरह, थोड़ा कूल ब्रीज ले सकता है। वहीं अगर मैं आपको वो दिखाऊं अटल बिहारी प्रेरणा स्थल जो लखनऊ में ही है, अब उसके बारे में देखिए, ये अटल बिहारी प्रेरणा स्थल है। देखिए क्या है यहाँ पर, सिर्फ कंक्रीट है, सिर्फ कंक्रीट है। ये सब क्या है, ये कुछ भी नहीं। तो और दूसरा एक और मायावती जी ने भी यही बनवाया था, अम्बेडकर पार्क, ये भी अपने लखनऊ में ही है। अब ये देखिए, ये तो अलग ही लेवल का था। ये पूरा पार्क है, देख लीजिए पेड़ कितने हैं, मैं गिन के देख सकता हूँ। यहाँ पर बीच बीच में सिर्फ हाथी हैं। अगर गर्मी के टाइम जाते हो ना यहाँ पर, तो बेटा शाम को ही जाया करो, नहीं तो पैर जल जाएंगे। इतनी यहाँ पर धूप रहती है और जलता है लिटरली पैर।
देखिए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है किस पार्टी ने क्या बनाया, किस पार्टी ने क्या बनाया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज की नीड है ट्रीज़। अब आपने मान लो वो जो एरिया है जिस पे वो तीनों चीज़ें बनी हैं, एक मान लो ये है अम्बेडकर पार्क, ये मान लो अटल प्रेरणा स्थल, और ये जनेश्वर मिश्र पार्क। अगर हम ऊपर लेवल पर देखें तो किसने ऑप्टिमम यूटिलाइज़ किया है? अम्बेडकर पार्क नहीं, इसने भी नहीं, इसने भी 50% किया है। लेकिन अगर मैं अर्बन लाइफस्टाइल की बात करूं, अर्बन गार्डन की बात करूं, तो जनेश्वर मिश्र पार्क डेफिनेटली बहुत अच्छा किया उन्होंने। पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मैं खुद गया हूँ बहुत बारी, 4-5 बार बहुत गया हूँ वहाँ पर गेट नंबर 1 के अंदर जाओ आप, अच्छा सा आपका कूल ब्रीज़ मिलेगा। और वहाँ पर तो रनिंग ट्रैक भी बने हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, और पीछे के साइड जाओगे तो वहाँ पार्क है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पहली बात बता रहा हूँ। मैं लखनऊ से ही तो इसलिए मैं लखनऊ का बता पा रहा हूँ। लखनऊ में एक और चीज़ यहाँ पर अच्छी थी, हीट वेव को ही रोकने का बता रहा हूँ मैं। अभी हीट वेव की ही बात चल रही है। जो गोमती नगर वाला एरिया है, यहाँ पर साइकिल पथ बने हुए हैं, और जो साइकिल पथ बने हैं उसके बाजू बाजू में पेड़ लगे हुए हैं। और जो ये साइकिल पथ बना है ये एक किसी नाले के ऊपर बना हुआ है, तो नाला अंदर ढका हुआ है, उसके ऊपर साइकिल पथ बना हुआ, पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, यहाँ बाजू से हाईवे जा रहे हैं, ये रोड जा रहे हैं, मेन चलते फिरते जो रोड जाते हैं वो जा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है ना कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था, मैं तो बहुत यूज़ की है, साइकिलिंग भी की है वहाँ पर। अभी यहाँ पर मोस्टली वेंडर्स ने अपना कब्जा करके रख लिया है। वो यहाँ पर दुकान लगा देते हैं, तो अब मान लो यहाँ 3 किलोमीटर की रोड है, आपका 2 किलोमीटर साफ मिला, वहाँ पर दुकान आ गई, तो ये 3 किलोमीटर तो रोड अब स्टॉप हो गया ना। क्या फ़ायदा हुआ उसका? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरा यही है कि हीट वेव, इससे आने वाले टाइम पे बहुत मौतें होने लगेंगी, मतलब डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा। और ये हीट वेव सिर्फ गर्मी के वजह, गर्मी नहीं, इसमें थंडर स्टॉर्म भी काउंट होंगे, क्योंकि जितना हीट होता है उतना क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज से मॉनसून इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी आपने सुना था बीच में कि अप्रैल के टाइम पे पूरा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी का वेस्ट साइड, जम्मू कश्मीर, पूरा बारिश पे बारिश, यहाँ पर ओले गिर रहे थे। और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी लेट आने की वजह से हुआ, और वो अभी तक का आई थिंक काफ़ी सालों बाद हुआ है। ऐसा इंसिडेंट बना हुआ है कि पैरेलल सी एक लो प्रेशर जोन बना था, और लो प्रेशर जोन अप्रैल के टाइम पे बनना लाजमी होता है, लेकिन इतना स्ट्रेट लाइन में बनना मुश्किल होता है। इसीलिए एकदम से क्या हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई और यहाँ पर एकदम से इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ बारिश चालू होने लगी, कहीं ओले गिरे, कहीं कुछ हुआ। और इसके ही जस्ट ये अभी सूखने का टाइम होता है, इसके बाद ही 1 महीने बाद ही फसल कटाई होती है। फसल कटाई नहीं होगी तो रेट ऊपर जाएंगे, जो रेट भले ही ऊपर चले जाए, किसानों को तो मिलता जीरो ही है, वो सारा ट्रेडर्स ले जाते हैं, और अल्टीमेटली पे कौन करता है? कंज्यूमर करता है। तो आई थिंक आज अभी तक का जो भी चल रहा था देश में, दुनिया में, थोड़ा मैंने ट्राई किया, और ये मेरी पहली वीडियो थी। तो कुछ भी फीडबैक हुए तो मेरे को बताना। अच्छा लगे तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो राइट टू चूज़ आपके पास है, आप अपना राइट टू चूज़ करिए, फॉलो करना फॉलो करिए, नहीं करना नहीं करिए। बस हाँ, नहीं करना नहीं करिए, फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक से ही मैं आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।